दिल्ली के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर हिमांशु बताते हैं कि एक दफा ये अपने एक दोस्त राजवीर और उनकी फैमिली के साथ देर रात राजस्थान से दिल्ली वापस लौट रहे थे। टोल बचाने के चक्कर में इन्होंने हाईवे का रास्ता छोड़कर गांव के बीच से गुजरने वाली एक ऐसी सड़क को चुना जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। इस वक्त ठंड का टाइम था तो रोड पर कोहरा भी हो रखा था अच्छा खासा, और काफी देर उस रास्ते पर चलने के बाद इनको लगा कि शायद हमने कहीं गलत रूट तो नहीं ले लिया है। अभी ये लोग कुछ फिगर आउट कर ही पाते कि तभी इनकी नजर रोड के साइड पे पड़ती है। इन्होंने देखा कि रक्षाबंधन में जो राखी बांधते हैं ना, उस राखी की एक छोटी सी स्टॉल लग रखी है रोड के साइड में, और उस स्टॉल के ठीक सामने एक बंदा खड़ा था। अब इन लोगों ने सोचा कि यार ठीक है, चल के उस बंदे से ना एक बार रूट कंफर्म कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या ही अलग बात है, रूट ही तो कंफर्म करना था उनको। पर भाई साहब, जो इस सीन के आगे पीछे की कहानी है ना, उसे सुन के आपके शरीर के सारे रोंगटे एकदम परपेंडिकुलर होने वाले। और इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अलग तरीके के एंटिटी के बारे में भी जानने को मिलेगा। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा इसे आप लोग। फिलहाल अब हिमांशु द्वारा भेजे गए उनके ईमेल का स्क्रीनशॉट वीडियो में देख सकते हैं। अभी हिमांशु लिखते हैं कि भैया ये घटना है 2024 की। इनका घर दिल्ली के उत्तम नगर में है और अभी अभी इन्होंने एक डेटा ऑपरेटर का जॉब ज्वाइन किया था। अब जो ये हिमांशु लड़का है ना, ये हनुमान जी का साधक है और रेगुलर बेसिस पे पूजा अर्चना करना, नाम जप करना, और एक तरीके से इसको छोटी मोटी सिद्धियां भी प्राप्त हैं। गांव देहात के बोलचाल के भाषा में इन्हें भगत बोलते हैं। अब भगत होने की वजह से कई बार हिमांशु दूसरों के घर जाके वहां की नेगेटिविटी दूर करते थे। अब देखो, इन्होंने नया नया डेटा ऑपरेटर का जॉब ज्वाइन किया था, पर ये बताते हैं कि मेरी वहां पर बहुत लोगों से बातचीत नहीं होती। सिर्फ एक लड़का था राजवीर नाम का, उससे मेरी थोड़ी बहुत बात होती थी और धीरे धीरे टाइम के साथ हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई। राजवीर का घर दिल्ली के जनकपुरी में पड़ता है और इनके फैमिली में टोटल 4 लोग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राजवीर, उनकी पत्नी, राजवीर के बड़े भैया प्रदीप और प्रदीप भैया की पत्नी नताशा, जो कि राजवीर की भाभी है। अब होता यह है कि बीतते समय के साथ हिमांशु ने नोटिस करना शुरू किया कि जो इसका दोस्त राजवीर है ना, ये काफी उदास रहता है। तो एक दिन इसने पूछा राजवीर से कि भाई क्या हो गया, तू ऐसे मुंह लटका क्यों बैठे रहता है हमेशा। तब राजवीर ने बोला कि भाई, जो हमारे घर पे भाभी है ना मेरी नताशा, वो यार कभी कभी बड़ी अजीब हरकतें करती है। तो यहाँ हिमांशु ने पूछा कि कैसी अजीब हरकतें। तो राजवीर बोलता है कि भाई वो ना काली माता की साधना करती है और कभी कभार ना उनके ऊपर माता आ जाती है और फिर वो जो भी बोलती है वो सच हो जाता है। अब ये सुन के हिमांशु बोलता है कि अरे ये सब तेरा वहम होगा, हो सकता है कभी उन्होंने कुछ बोला और वो सच हो जाए, तो तू इतना लोड क्यों ले रहा है, कोइंसिडेंस हो जाता है कभी कभी। तब यहाँ राजवीर बोलता है कि नहीं भाई, ऐसा 2 बार हो चुका है लगातार। इन्होंने बताया कि एक बार जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था ना घर से, तो अचानक से भाभी मेरे सामने आ गई और मैंने देखा कि उनकी आंख थोड़ी सी ऊपर की ओर चढ़ी हुई है और वो मेरे से बोल रही है कि राजवीर भैया आज ना आप ऑफिस मत जाइए, मुझे कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे ही बाहर जाएंगे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। पर यहाँ पर राजवीर अपनी भाभी को बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, आप ऐसे परेशान मत होइए। और फिर जब वो घर से निकल के रोड पे पहुंचते हैं, तभी पीछे से एक ट्रक ने आके राजवीर को टक्कर मार दिया। जैसे तैसे उनकी जान तो बच गई, पर उनके सर में 12 टाके लगे। तो राजवीर बताते हैं कि इसी वजह से हम ना भाभी की बात को ऐसे इग्नोर नहीं करते, और ये सब हुआ था हिमांशु के ऑफिस ज्वाइन करने से पहले। अब ये घटना सुन के हिमांशु बोलता है कि इसमें अजीब क्या है यार, ये तो अच्छी बात है ना कि जो भी कोई खतरा आने वाला होता है तो वो मतलब पहले ही बता देती हैं, तो ये तो तुम्हारे फैमिली के लिए सही बात है, क्या दिक्कत है इसमें। इस पर राजवीर ने जवाब दिया कि भाई यहाँ तक तो सब ठीक है, पर जब भी हमारे घर में जब ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट होते ना, कुछ ऐसे लड़ाई होती, तो मेरी भाभी एक दूसरा ही रूप धारण कर लेती है और फिर जो उनके खिलाफ बोल रहा होता है उसको बद्दुआ देनी शुरू कर देती। उनकी बद्दुआ इतनी स्ट्रांग है कि सामने वाले को तुरंत लग जाती है और फिर उस इंसान की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि घर के सदस्यों को दीवार पर अजीब सी परछाई दिखाई देती। रात को जब वो सो रहे होते तो ऐसा लगता है कि पलंग के नीचे से कोई क्रॉल कर रहा है, और कभी कभार हमारे छत से भी बड़ी अजीब सी आवाज सुनाई देती है। और जितनी बार भी हमने ऐसे कोशिश की देखने की कि भाई कहाँ से आवाज आ रही है, कौन है, तो हमें वहां पर कोई दिखाई नहीं देता। अब एक दफा ऐसा हुआ कि राजवीर अपने घर से निकले ऑफिस जाने के लिए। इस बीच उनकी पत्नी गेट तक आके राजवीर को बाय बोलती हैं और फिर ये जाती है अपने कमरे में किसी काम से। और जब ये कमरे में पहुंची तो देखती है कि भाई राजवीर तो सामने बेड पे बैठा है और उसका गर्दन नीचे की ओर झुक रखा है अभी। और वो इतना भयानक मंजर था कि राजवीर की पत्नी डर के मारे उस पूरे दिन कमरे के अंदर नहीं गई जब तक राजवीर ऑफिस से घर नहीं आ गया। अब ये सारी बातें सुन के हिमांशु बोलता है कि भाई मैं भी बाबा का साधक हूँ और ये सब काम मैं पहले कर चुका हूँ, मतलब ऐसे नेगेटिविटी से छुटकारा दिलवाना।
तो एक काम कर, मैं ना तेरे साथ तेरे घर चलता हूँ, वहां जाके मैं सबको चेक करूंगा और फिर बाबा की साधना से उनका कोई ना कोई इलाज जरूर निकल जाएगा। अब राजवीर को ये बात सुन के बहुत खुशी हुई, पर होता ये है कि जितने बार भी इन लोगों ने ऑफिस के बाद राजवीर के घर जाने की प्लानिंग की, भाई हर बार इनका प्लान चौपट हो जाता, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती। अब इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई घर पहुंचे कैसे हम लोग एक साथ। हिमांशु भी यहाँ पर अब लगातार साधना में लग गया कि भाई अगर कोई अड़चन है, कोई नेगेटिव फोर्स अगर मेरा ब्लॉक कर रही है रास्ता इसके घर जाने के लिए, तो उस चीज को हटाया जाए। और इसी बीच एक दिन इनको ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। हिमांशु बोलता है कि भाई अपने घर पे किसी को मत बता कि मैं आ रहा हूँ, सीधा तेरे घर पहुंचते हैं। अब जैसा हिमांशु ने बोला, राजवीर ठीक ऐसे ही करता है। ये लोग राजवीर की गाड़ी में बैठ के सीधा पहुंचते हैं उसके घर। घर निकलने से पहले हिमांशु ने हनुमान जी से प्रार्थना कर दी थी कि बाबा आप अगर कोई भी अड़चन होगी तो उसको हटाइएगा। अब सुनो क्या होता है। अब हिमांशु लिखते हैं कि जैसे इन्होंने घर में पहला कदम रखा ना, इनको ऐसा फील हुआ कि बहुत सारी चींटियां एक साथ इनके पैरों में चल रही हैं। मतलब जो ब्लड का सर्कुलेशन था इनकी बॉडी में वो बहुत बढ़ जाता है। हिमांशु लिखते हैं कि इस घटना से मैं 30% क्लियर हो चुका था कि घर के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी तो है। इस टाइम पर घर में राजवीर, उनकी पत्नी, राजवीर के भैया प्रदीप, ये 3 लोग थे। जो राजवीर की भाभी थी नताशा, वो किसी काम से बाहर जा रखी है। अब यहाँ हिमांशु हाथ पैर धो के अपना आसन लगाते हैं और फिर उन्होंने हनुमान जी का आवाहन शुरू किया। आवाहन करने के बाद एक एक करके सबको अपने सामने बैठाया और चेक किया कि भाई इनके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। पर घर के तीनों सदस्यों में कुछ नेगेटिविटी नहीं थी। अब इसके बाद हिमांशु थोड़े और गहरे ध्यान में जाते हैं और कुछ देर के बाद इनको ना ध्यान में ही ऐसा दिखाई दिया कि घर के अंदर एक 6 फीट का आदमी खड़ा है और उसने अपने पूरे शरीर में सफेद कपड़ा लपेट रखा था। अब थोड़ी देर के बाद हिमांशु अपनी आंखें खोलता है और उन्होंने राजवीर को बताया कि भाई मुझे ऐसा ऐसा इंसान दिखा है ध्यान में। अभी पूरा हुलिया जानने के बाद राजवीर बोलता है कि ये नागरसेन बाबा हैं, एक तरीके के हमारे कुल देवता जिनकी पूजा हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। अब ये सुन के हिमांशु को कंफर्म हो गया कि इनके घर में ये पॉजिटिव एनर्जी है जो इस फैमिली की रक्षा करते आ रही है। अब कुछ देर और वेट करने के बाद फाइनली जो नताशा थी वो घर के अंदर पहुंचती है। नताशा के हस्बैंड प्रदीप भैया ने बोला कि हिमांशु के आगे बैठ जाओ। अब हिमांशु दोबारा से ध्यान में जाते हैं और उन्होंने बाबा का आह्वान करके बोला कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है इनके अंदर तो उसकी पेशी की जाए, मतलब मेरे सामने लेके आओ उसको। और ऐसा बोलने के बाद हिमांशु नाम जप शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में जो नताशा सामने चुपचाप बैठी थी ना, भाई ये अपना शरीर मोड़ के जमीन पे लेटने लगती है। अब ये देख के हिमांशु पूछता है कि कौन हो तुम? तब उधर से नताशा जवाब देती है कि मैं काली माता हूँ। हिमांशु को उसकी बातों से साफ साफ पता चल गया कि भाई ये झूठ बोल रही है। इसने फिर डांट के बोला कि अभी सच बताओ वरना मैं बाबा के दूतों को भेजूंगा तुम्हारा इलाज करने के लिए। और ऐसा बोलने के बाद हिमांशु ने उनकी कानी उंगली को दबाया जोर से और फिर नताशा बोलना शुरू करती है कि मुझे शमशान से भेजा गया है, अकेले छोड़ के यहाँ से चुपचाप चला जा वरना इनके साथ साथ मैं तेरे खानदान को भी खत्म कर दूंगी। अब ये सब सुनने के बाद हिमांशु ने अपने मंत्रों द्वारा नताशा को शांत किया और फिर दोबारा से ध्यान में गए, जहां इनको पता चला कि भाई नताशा पर किसी ने तंत्र क्रिया किया है और इस क्रिया के द्वारा इनके ऊपर एक चुड़ैल और एक बालुकी मसान को छोड़ा गया था। अब जो ये बालुकी मसान है ये शमशान में वास करते हैं और यूपी, राजस्थान और दिल्ली के कुछ एरिया में ना इनकी पूजा की जाती है और ये पूजा समाज का एक खास वर्ग ही करता है। अब जो तांत्रिक होते हैं वो इस बालुकी मसान को सिद्ध करके उनको भोग में शराब और सुअर का मीट देते हैं और फिर उनसे अपना काम करवाते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि तांत्रिक अक्सर अपने किसी दूत को या शक्ति को छोड़ देते हैं कोई काम कराने के लिए, तो ये बालुकी मसान उसी चीज से रिलेटेड है जो ऐसे तांत्रिकों के काम करते हैं। अब ये सब जानने के बाद हिमांशु ने बोला कि इस बालुकी मसान को नताशा के ऊपर से हटाना इतना आसान नहीं है। इसे ठीक करने के लिए इन्हें मेहंदीपुर बालाजी जाके प्रॉपर उतारा करवाना पड़ेगा। अब देखो उतारा में होता क्या है कि लाल कपड़े में नारियल और कुछ लौंग इलायची बांध के जिसके ऊपर वो प्रेत आ रखा है उसके सर के ऊपर से 7 बार उसे घुमाते हैं और फिर उस चीज को ले जाके मेहंदीपुर बालाजी में उस पर क्रिया की जाती है। ऐसा मानना है कि उसके बाद से जो वो नेगेटिव एनर्जी है वो उस चीज में ट्रैप होके रह जाती है और वो फिर लाल कपड़े से लिपटा नारियल वहीं मेहंदीपुर बालाजी में छोड़ के आ जाते हैं। अब जब हिमांशु ने सॉल्यूशन बताया तो राजवीर, प्रदीप भैया सब लोग तैयार हो जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए और यहीं से सारा खेला शुरू होता है दोस्त। अभी यहाँ हिमांशु ने राजवीर को उतारा में जो जो सामान लगने वाला था उसके बारे में बताया और एकदम सख्त हिदायत दी कि जिस दिन हमें मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकलना है उससे 7 दिन पहले से आप लोगों के घर में लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा। इनको 7 दिन प्रॉपर सात्विक भोजन करना था। अब घर से बाहर जाते जाते हिमांशु ने राजवीर को यह भी बताया कि भाई ये जो चीज है ना
ये बहुत शक्तिशाली है और इतनी आसानी से पीछा छोड़ेगी नहीं। अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। हो सकता है कि घर से निकलते समय या फिर वहां से वापस लौटते समय ये कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेगी। मतलब इसको तुम लोग एकदम लाइटली मत लेना। और इस पूरे 7 दिन जब तक हम लोग मेहंदीपुर बालाजी नहीं पहुंच जाते, नताशा भाभी को अपने नजर के सामने ही रखना है। अब ये सब सुनने के बाद राजवीर थोड़ा डर तो गया, पर अब इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर ज्यादा दिन वो बालूकी मसान नताशा के साथ रहता तो वो इनकी रूह को अपने साथ लेके जाता। फिर अब फाइनली वो दिन आता है जब मेहंदीपुर बालाजी के लिए इनको निकलना था। अब जिनको नहीं पता है, मेहंदीपुर बालाजी एक हनुमान जी का मंदिर है राजस्थान में, जो कि ऐसे भूत प्रेत भगाने के लिए बहुत फेमस है। अब यहाँ होता ये है कि घर से निकलने से पहले, जैसे हिमांशु ने बताया था कि नारियल को लाल कपड़े में और कुछ स्पाइसेस के साथ उसको रोल करके नताशा भाभी के सर के ऊपर घुमाना है 7 बार और फिर उस नारियल को सुरक्षित लेके पहुंचना है मेहंदीपुर बालाजी। अब वैसे तो हिमांशु को राजवीर और उनके फैमिली के साथ ही निकलना था, पर किसी कारणवश हिमांशु उनके घर नहीं जा पाया। उसने बोला कि आप लोग मुझे मेरे घर से पिक करते हुए जाइएगा। हिमांशु यहाँ वीडियो कॉल पे ही प्रदीप भैया को गाइड करता है कि ऐसे से उतारा करना है, और जैसा उन्होंने बताया ठीक उसी तरीके से उतारा करने के बाद ये लोग पहुंचते हैं हिमांशु के घर पे। इस टाइम पर इनके पास स्विफ्ट गाड़ी थी और गाड़ी में है नताशा, प्रदीप, राजवीर और अब हिमांशु। जो राजवीर की पत्नी थी ये घर पर ही रुकी हुई है। प्रदीप भैया गाड़ी चला रहे हैं, हिमांशु उनके बाजू में बैठ के नाम जप कर रहा है और नताशा और राजवीर ये दोनों पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हैं। और ये लोग बिना किसी परेशानी के दिल्ली से पहुंचते हैं मेहंदीपुर बालाजी। वहां पे इन्होंने दर्शन किया और उसके बाद ये लोग जाते हैं 3rd हिल एरिया, जिसे तीसरी पहाड़ी बोलते हैं। और यहीं पर इनको जो वो उतारा था ना, जो ये लेके आए थे लाल कपड़े में नारियल वगैरह लपेट के, उसे वहां पर रखना था। अब जो ये मेहंदीपुर बालाजी का 3rd हिल एरिया है, यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जिसके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी है ना, उसका इलाज स्वयं भैरव बाबा और माता काली करते हैं। अब यहाँ पर भी 2-3 अलग तरीके का उतारा किया जाता है। एक तो जो वो घर से नारियल लेके आए थे वो अलग है। यहाँ आने के बाद नींबू और बतासे से पहला उतारा होता है। दूसरा उतारा नारियल में सूती धागा लपेट के किया जाता है और जो तीसरा उतारा है उसमें एक सिगरेट चढ़ाई जाती है। पर जब ये लोग वहां पहुंच के नताशा भाभी का उतारा करवा रहे थे ना, तब इन्होंने नोटिस किया कि भाई जैसे बाकी लोग ऐसे खेल रहे हैं और उनके अंदर से भूत निकल रहा है, नताशा के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। वो एकदम शांत थी। इन लोगों को थोड़ा अजीब तो लगा कि भाई ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। अब वहां उतारा का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये लोग प्रेतराज मंदिर पहुंचते हैं और फिर उस प्रेतराज मंदिर में पूजा करने के बाद जब ये लोग बाहर निकलते हैं, तब नताशा बोलती है कि अभी मेरा शरीर ना काफी हल्का फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर से किसी ने बहुत बड़ा बोझा हटा दिया। अब जब हिमांशु ने वो बात सुनी, तब इनको कंफर्म हो गया कि भाई बाबा ने इनके शरीर की नेगेटिविटी अपने पास रख ली है। अब ये सारे लोग बहुत खुश हुए कि भाई चलो नताशा ठीक हो गई, पर ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी का शिकार हो चुके थे। सुनना एकदम ध्यान से क्या होता है आगे। अब इस टाइम पर पूजा खत्म करते करते इनको बज गए थे शाम के 7। ये लोग आरती अटेंड करते हैं और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद ये लोग अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। अब कुछ दूर चलने के बाद गूगल इनको शॉर्टकट रास्ता दिखा रहा था। बेसिकली उस रूट पर इनको टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। अब पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया भाई, इन्होंने टोल बचाने के चक्कर में उस हाईवे को छोड़ के गूगल के बताए रास्ते पर जाने लगे। अभी उस रूट पर पूरी तरीके से डाइवर्ट होने से पहले इन्होंने सीएनजी स्टेशन पर रुक के पहले गाड़ी को फ्यूल अप कराया और फिर रात के करीब 8:30 बजे ये लोग अपने स्विफ्ट गाड़ी में गांव के बीच से गुजरने वाले कुछ सुनसान सड़क पर ड्राइव कर रहे थे। हिमांशु बताते हैं कि वो रास्ता थोड़ा थोड़ा पहाड़ी वाला इलाका था। अब जो राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां हैं उसके वजह से थोड़ा बहुत हिली रोड मिल जाता है। अब हिमांशु लिखते हैं कि जैसे जैसे वो लोग उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे, सामने धुंध की मात्रा बढ़ती जा रही थी। ऑलरेडी विंटर का टाइम चल रहा था और रात के टाइम तो भाई कोहरा और ज्यादा बढ़ जाता है और ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी की रफ्तार भी काफी कम हो चुकी है। अब यहाँ प्रदीप भैया गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और इन सबने नोटिस किया कि जिस रास्ते पर ये लोग चल रहे हैं ना, उस पर तो भाई इनके अलावा किसी और की गाड़ी ही नहीं है। बस बीच बीच में खेत और छोटे मोटे गांव पड़ रहे थे। अब कुछ दूर और आगे चलने के बाद राजवीर बोलता है पीछे से कि भाई ये कौन सा रास्ता है यार, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तब ड्राइवर सीट पर बैठे प्रदीप भैया बोलते हैं कि अरे गूगल मैप तो मैंने लगा रखा है ना, और ये रास्ता तो दिल्ली तक ही जा रहा है, तो इसी को फॉलो करते करते मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है, दिल्ली तो हम पहुंच ही जाएंगे आखिर। अब उनकी ये बात सुन के सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं कि ठीक है दिल्ली तो हम पहुंच ही जाएंगे। और इसी बीच पीछे बैठी नताशा बोलती है कि हिमांशु भैया मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप प्लीज नाम जप कीजिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अब ये सुनते ही तुरंत हिमांशु नाम जप स्टार्ट करता है और करीब 15 मिनट के बाद नताशा के शरीर में उनकी सासू माँ की आत्मा आती है
सासू माँ तो सालों पहले गुजर चुकी थी, पर यहाँ उनकी आत्मा जब नताशा के शरीर में आई तब नताशा एकदम जोर जोर से चिल्ला के रोने लगती है और बोलती है कि बेटा प्रदीप, आगे मत जाओ, आगे बहुत खतरा है, तुम सबका काल खड़ा है, आगे गाड़ी रोक दो बेटा अभी यहीं पे। अब ये सुन के प्रदीप ने गाड़ी तुरंत साइड में लगा दी और हिमांशु पीछे मुड़ के नताशा से पूछता है कि माता जी क्या हो गया, अब ऐसे क्यों बोल रही हैं? तब नताशा के अंदर आई उनकी सासू माँ बोलती हैं कि बेटा, जिन लोगों ने तंत्र क्रिया किया था ना, उन्हें पता चल गया कि तुम लोग यहाँ आए हो और उन्होंने बालू की मसान भेजा है तुम्हें मारने के लिए। अब ये बात सुन के हिमांशु को थोड़ा शक हुआ। ये बोलता है नताशा से कि कहाँ आए थे सासू माँ हम लोग, किस जगह गए थे हम लोग, बताना एक बार। तब यह नताशा एकदम चुप होके हिमांशु को घूरने लगती है। यह मसला ये था ना कि जो सासू माँ नताशा के अंदर आई थी, उन्होंने खुल के मेहंदीपुर बालाजी का नाम नहीं लिया। अब जैसे ही हिमांशु ने ये चीज नोटिस की कि भाई नताशा यहाँ मेहंदीपुर बालाजी का नाम नहीं ले रही है, तो इनको ना थोड़ा शक हुआ कि यार कहीं ये वो पिशाच तो नहीं है जिसने सासू माँ की आवाज में नताशा से ये सब बात बुलवाई है। अब हिमांशु ने यहाँ पर थोड़ी देर नताशा से ऐसे आई कांटेक्ट किया और जब उसने कुछ जवाब नहीं दिया तभी ऐसे ध्यान में जाके बाबा से प्रार्थना करने लगे और जो बाबा के दूत होते हैं उनसे सुरक्षा घेरा बनवाने के लिए विनती की और बोला कि आप हमारी रक्षा कीजिएगा इस यात्रा में। और ये प्रार्थना करने के बाद हिमांशु गाड़ी के अंदर ही हनुमान रक्षा कवच का पाठ शुरू कर देते हैं। अब हिमांशु जब ऐसे पाठ करते करते ध्यान में बैठे थे तब इनको आदेश मिलता है कि अभी थोड़ा आगे जाके एक मंदिर आएगा, वहां पर हाथ जोड़ के तभी आगे बढ़ना तुम लोग। हिमांशु ने ये बात गाड़ी में सबको बताई कि मुझे ऐसा आदेश मिला है और सब लोग उस मंदिर की राह तकने लगे कि भाई कब आएगा वो मंदिर। पर जब हिमांशु ने ये बात बताई ना गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को, उससे थोड़ा ही आगे ये लोग बढ़े थे कि रोड पे इनको हर 100 मीटर पर ऐसे मरे हुए कुत्ते दिखने लगे और ये चीज अगले 3 किलोमीटर तक खत्म नहीं हुई। अब कुछ दूर और आगे बढ़ने के बाद ये लोग थोड़े से पॉपुलेटेड एरिया में एंटर करते हैं। वहां पर दोबारा से इनको सीएनजी स्टेशन दिखा तो हिमांशु बोलता है कि भैया एक काम कीजिए, अपना गाड़ी सीएनजी स्टेशन पे लीजिए, मैं पीछे बैठता हूँ, राजवीर को आगे बुला लीजिए आप। और यहाँ पर राजवीर और हिमांशु ने सीट एक्सचेंज कर ली। अभी इस टाइम पे हिमांशु नताशा के साथ पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ है। अब वहां से दोबारा से अपनी ड्राइव स्टार्ट करते हैं और इस समय टाइम हो चुका था रात के 1। अब हिमांशु नताशा के पास बैठा हुआ है चुपचाप और थोड़ी देर के बाद ये नोटिस करते हैं कि नताशा ने इनके घुटने पे उंगली रखी अपनी और बिना कुछ बोले अपना सर हिमांशु के पैर पे रख दिया और ऐसे प्रिटेंड करने लगी जैसे इनको नींद आ रही है। हिमांशु को लगा कि मे बी ऐसे रात हो गई है और ये थक भी गई है तो इसके वजह से इनको नींद आ रही होगी। पर थोड़ी ही देर के बाद नताशा देवी देवताओं के लिए बहुत अभद्र भाषा बोलने लगी, एकदम उल्टा पुल्टा कुछ कुछ बोले जा रही थी। अब हिमांशु चुपचाप एकदम नोटिस कर रहा था कि भाई ये आखिर बोल क्या रही है। इन्होंने नताशा को टोका नहीं, पर 2 मिनट के बाद ही हिमांशु के शरीर में अजीब से बेचैनी होने लगी और ये नताशा को बोलते हैं कि क्या हो गया आपको। और भाई जैसे उन्होंने बात बोली ना, नताशा एकदम बहुत अजीब तरीके से हंसने लगी और जैसे ही उसने हंसना स्टार्ट किया भाई हिमांशु के हाथ पैर कांपने लगे। ये दोबारा से नाम जाप करते और एकदम जोर से जय श्री राम बोल देते। अब जय श्री राम बोलते ही नताशा हिमांशु को दूर करती है अपने से और बिल्कुल जो कार की विंडो होती है उस साइड जाके चिपक के बैठ जाती है। और इसके बाद से हिमांशु ने क्या किया इन्हें कुछ याद नहीं है। बाद में राजवीर इन्हें बताते हैं कि जब नताशा दूर गई ना तरह से तो हिमांशु के अंदर से कोई और ही बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरे बच्चों को ऐसे परेशान करने आ गया, तुझे इतनी खबर नहीं है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। तब नताशा उधर से जवाब देती है कि बाबा मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, मुझे भेजा गया है, मुझे जबरदस्ती भेजा इनके पास। और ये बोलते बोलते नताशा एकदम जोर जोर से रोने लगी। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं बिल्कुल इनके पास नहीं रहूंगी, मुझे जाने दो यहाँ से। और फिर इस पर हिमांशु के शरीर से जवाब आता है कि अगर दोबारा से इनको परेशान किया तो जहां से तू आया है उधर ही गाड़ दूंगा तुझे। और इसके बाद नताशा एकदम बेहोश हो गई। हिमांशु का शरीर भी ढीला पड़ चुका था, धीरे धीरे ये होश में वापस आ रहा था। और इस टाइम ये लोग खेत और गांव वाले रास्ते को पार करके एक नहर के किनारे पर ड्राइव कर रहे थे। प्रदीप भैया बोलते हैं कि तुमने जो मंदिर का बोला था वो तो आया ही नहीं। तब हिमांशु बोलता है कि आएगा अभी आगे, आप बस चलते जाइए। अब कुछ दूर और आगे चलने के बाद इनको एक शनि मंदिर दिखाई देता है। उस मंदिर में सारे देवी देवताओं की मूर्ति थी, पर ये पाते हैं कि भाई उन सारी मूर्तियों के ऊपर ना कपड़ा डला हुआ है। सिर्फ एक हनुमान जी की सिंदूर लगी मूर्ति थी जहां से कपड़ा थोड़ा सा हटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हनुमान जी चाहते थे कि ये लोग रुक के यहाँ पर दर्शन करके जाएं। ये लोग वहां रुक के हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और दोबारा से गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगे। और कुछ ही दूर चलने पे
इनको अपने सामने एक काले कलर की फोर्ड एंडीवर गाड़ी स्पॉट होती है। वो एक डीएल नंबर की गाड़ी थी और उसे देखते ही प्रदीप भैया बोलते हैं कि ये देखो दिल्ली की गाड़ी है और शायद ये दिल्ली ही जा रही है, तो हमें इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। आगे कुछ देर के बाद हाईवे आ जाएगा तो फिर हम हाईवे पे ही बाकी बची हुई यात्रा कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ सारे लोग प्रदीप की बात मान लेते हैं और प्रदीप उस एंडेवर के पीछे पीछे अपनी गाड़ी चलाने लगते हैं। करीब 5 किलोमीटर उस रास्ते पर चलने के बाद इन्होंने देखा कि एंडेवर वाले ने गाड़ी रोड के साइड में लगा ली है। इस पर राजवीर बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, रुक के थोड़ा इनसे रास्ता पूछ लेते हैं कि आगे हाईवे हमें कहाँ से मिलेगा। अब यहाँ प्रदीप अपनी स्विफ्ट गाड़ी को एंडेवर के पैरेलल ले जाके खड़े करते हैं और भाई इन्होंने देखा ना कि उस एंडेवर गाड़ी में तो कोई है ही नहीं। अब ये मंजर देख के भाई सबका खून सूख जाता है। राजवीर बोलता है कि भाई गाड़ी भगा जल्दी यहाँ से, एकदम मत रोके 1 मिनट के लिए भी। अब ये लोग दोबारा से भगवान का नाम लेके गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और भाई इस टाइम पर एकदम घनघोर अंधेरा हो रखा है। अभी रात के करीब 2 बज चुके थे और वहां से करीब 3 किलोमीटर और आगे जाने के बाद इनको ना एकदम सुनसान सड़क मिलती है और ये देखते हैं कि रोड की साइड पे एक स्टॉल है और इस स्टॉल पे जैसे रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं ना, वो राखियाँ लगी हुई है। ऐसे कोई राखी की छोटी सी शॉप लग रही थी और उसके सामने एक आदमी खड़ा था। अब इन लोगों के दिमाग में एक बार ये बात आई तो कि भाई इतनी रात को आखिर इतनी सुनसान सड़क पे ऐसे दुकान खोल के, वो भी राखी का दुकान खोल के क्यों बैठा है? राखी आने में तो अभी कई महीने बचे हुए हैं। पर ये लोग बहुत ज्यादा पैनिक में थे और इनको सिर्फ ये लग रहा था कि भाई कैसे भी हमें वो हाईवे वाला रास्ता मिल जाए। तो यार राजवीर बोलता है कि भाई गाड़ी रोक के एक बार इनसे पूछ लेते हैं कि हाईवे कहाँ से मिलेगा। अब देखो दुकान रोड के राइट हैंड साइड में थी और ये लोग थोड़े लेफ्ट में थे, तो ये लोग लेफ्ट में ही ऐसे गाड़ी रोक के अपना शीशा डाउन करते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि भाई ये हाईवे कहाँ से स्टार्ट होगा। और जैसे इन्होंने ये बात पूछी, ये लोग पाते हैं कि जो एंडेवर गाड़ी पीछे रुकी थी ना, वो इनके पैरेलल आके खड़ी हो गई और उस गाड़ी में 2 साधु बैठे हुए थे। भाई उनमें से एक साधु बोलता है इनको कि तुम्हें दिल्ली जाना है ना, हमारे पीछे आ जाओ, हम वहीं जा रहे हैं। अब यहाँ प्रदीप, राजवीर ये लोग सब बहुत ज्यादा डर चुके थे, पर हिमांशु पीछे से बोलता है कि इनके पीछे पीछे ले लीजिए गाड़ी। और जैसे ही वो एंडेवर गाड़ी इनको ओवरटेक करके आगे जाती है, ये लोग रोड की साइड में देखते हैं कि ना वहाँ कोई दुकान है ना कोई आदमी, एकदम सुनसान पड़ा हुआ है पूरा रास्ता। भाई यहाँ प्रदीप चुपचाप बिना कुछ बोले उस एंडेवर के पीछे ड्राइव करने लगता है। अब वहाँ से करीब 3 किलोमीटर और आगे जाने के बाद प्रदीप थोड़ा साइड में देखता है अपने गाड़ी के और बोलता है कि भाई ये रास्ता तो मैं पहचानता हूँ, इधर से तो मैंने बहुत बार अप डाउन किया है, अब मुझे यहाँ से आगे का रास्ता पता है घर तक। अब जैसी प्रदीप ने बात बोली, भाई एक धुंध की मोटी लहर इनके शीशे पे आती है सामने और 2 सेकंड के बाद गायब हो गई। और इसके साथ ही जो एंडेवर सामने चल रही थी वो भी इनकी नजरों के सामने से गायब हो चुकी थी। हिमांशु बताते हैं कि वो मंजर देख के हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पर हमें ये भरोसा हो गया था कि भाई हनुमान जी और उनके दूतों ने हमारी रक्षा की है पूरे रास्ते। अब वहां से फाइनली ये लोग सही सलामत दिल्ली वापस आ गए। हिमांशु ईमेल के एंड में ये भी लिखते हैं कि सर हमें पता नहीं कि आपको ये स्टोरी रियल लगेगा या नहीं, लेकिन आज भी हम इस पल को याद करते हैं तो यही याद आता है कि बाबा हमेशा अपने भक्तों के लिए खड़े हैं। अच्छा, अभी आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि पूजा होने के बाद भी इनके साथ गाड़ी में ये सब कैसे हुआ। तो यहाँ पर ना जो राजवीर के भैया थे प्रदीप, उनसे एक गलती हो गई थी। जब ये लोग प्रेतराज सरकार से वापस लौट रहे थे ना मंदिर के बाहर, तो वहां मंदिर से कुछ दूर आगे जाने के बाद प्रदीप भैया ने पीछे मुड़ के देख लिया था और जो वो बालू की मसान था वो मंदिर के बाहर ही इनका इंतजार कर रहा था, अंदर तो जा नहीं सकता। और जैसे ही प्रदीप ने पीछे देखा, ये उनके साथ हो लिया। फिर जो राजवीर भाई ने ईमेल भेजा था उस पे हमने कुछ काउंटर क्वेश्चंस भेजे और उसमें हमने पूछा कि भाई ये किसने करवाया था, तो उन्होंने बोला कि नताशा की एक फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने इनके ऊपर ये काला जादू करवाया था। उन्होंने मुझे बताया भी कि एग्जैक्टली किसने करवाया है, पर रिक्वेस्ट किया कि आप ये चीज़ उसमें वीडियो में रिवील मत कीजिएगा। और भाई ये बात तो एकदम सही है, मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब आप ऐसे सरेंडर कर देते हो ना, एकदम आपका मन साफ होता है, किसी के लिए ख़राब नहीं सोचते, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष ये सब नहीं रखते, तो वो साथ रहते हैं भाई। फिर मैंने एकदम लाइव पर्सनल एक्सपीरियंस किया है इसे, कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये थी आज की स्टोरी। अगर आपके जानने में वैसे कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं, और कहानी यार एकदम डिटेल में भेजना। बहुत बार हमें ईमेल आता है जिसमें भाई एक पैराग्राफ में कहानी ख़त्म हो जाती है, उसमें बिल्कुल रहता ही नहीं, मतलब आगे पीछे कोई चीज़ें नहीं रहती।
तो फिर उस स्टोरी पे काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। डिटेल में स्टोरी भेजना, मैं उस पर काम करूँगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।